नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 7 जिसका नाम क्या है, मेरे रजा साहब। तो यहाँ पर एक संस्मरण दिया गया है जिसको लिखा है सुजाता बजाज जी ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1958 जयपुर राजस्थान में। और सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी चित्रकार है, प्रसिद्ध हैं। और आजकल आप पेरिस में रहती हैं। और आजकल ये कहाँ पे रहती हैं, तो पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसे दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी और गम भी। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। तो सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अभी गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेखिका रहती हैं वो अपना संस्मरण लिखती हैं। संस्मरण मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी घटना जो आपको याद है और आप उसके बारे में लिख रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से सुजाता जी भी लिख रही हैं कि चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में वो लिखती हैं। ठीक है, यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म संभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। ठीक है, इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो चलो बच्चों, बिना कुछ देरी किए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा पाठ है, अच्छा है, पढ़ेंगे हम लोग को समझ आएगा। क्या बोला गया इसमें, देखो कि 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। देखो यहाँ पे जो लेखिका हैं वो लिखती हैं कि अभी 23 जुलाई का दिन था और सुबह सुबह ही हमको समाचार मिला। क्या समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। ठीक है, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यह सुनते ही जब लेखिका ने ये बात सुनी तो उनके मानस पटल पर, यानी कि उनके मन पर जो उन्होंने रजा साहब के साथ अपने जीवन के पल बिताए थे, ठीक है, वो इनको याद आने लगे। जैसे कोई हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हम ऐसी घटना के बारे में कभी सुनते हैं कि वो नहीं रहे तो हमारे दिमाग में भी वही चलने लगता है, हम उनको याद करने लगते हैं कि अरे वो तो ऐसे थे, हमारे साथ उन्होंने ये किया था। तो सेम उसी तरीके से लेखिका के मन में भी वो पूरा एकदम कतार लग गया कि कैसे रजा साहब के साथ उन्होंने अपने पल बिताए थे। ठीक है, पिछले फरवरी की ही बात है। अभी लेखिका जी पिछले फरवरी की ही बात कर रही हैं। क्या कहती हैं, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। यहाँ पे लेखिका जी बोल रही हैं कि मैं पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। इनकी गणपति की प्रदर्शनी होने वाली थी तो उसके लिए, ठीक है, सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। और उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में ही शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। देखो क्या हुआ था, ये जो लेखिका हैं जब वो प्रदर्शनी के लिए गई थी तो इनको ये क्या सोच रही थी कि रजा साहब अपनी व्हील चेयर पर, यानी कि व्हील चेयर, अभी ये उतने चल फिर नहीं सकते थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे, तो वो व्हील चेयर पे मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर वो जरूर आ जाए, ऐसा वो विचार कर रही थी कि वो आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। क्या होता है कि रजा साहब लेखिका के सपने में आते और कहते हैं कि मुझे, मतलब लेखिका को उठाते और कहते हैं, शो के लिए उनको शुभकामना भी देते हैं और फिर कहने लगे कि सुजाता एक बार मुझसे तुम मिलने के लिए आ जाओ। अब मैं कहाँ पर, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद फिर जब इतना लेखिका ने सुना तो इसके बाद तो रुकना मुश्किल ही था, है ना। तो वो पहुँच गई उनसे मिलने के लिए। फिर वो जब अस्पताल में जाती हैं तो उन्होंने क्या देखा कि वो शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह लेटे मतलब क्या, थोड़ा भी उनमें हलचल नहीं हो रहा था, एकदम शांत हम बोल सकते हैं, कुछ भी हलचल नहीं, चुपचाप से ऐसे बेचारे सोए हुए थे। कौन सोए हुए थे, तो रजा साहब। ठीक है, सिर्फ सांस चल रही थी, बस उनकी सांस चल रही थी, बाकी सब तो ऐसा लग रहा था कि वो खत्म ही है। अलविदा कहकर लौट आई। फिर वो अलविदा कह करके वापस आ गई थी। कौन, लेखिका। अभी वो रजा साहब के बारे में यहाँ पे बता रही हैं कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। यानी कि रजा साहब का जो धर्म था उसके साथ साथ वो हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वो सभी धर्मों को एक समान ही मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति,
क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी कि जो उनका स्टूडियो था वहाँ पे देखो क्या क्या था, तो गणपति की मूर्ति थी, फिर क्रॉस भी था, बाइबल भी था, गीता और कुरान सारी चीज़ें थी। यानी कि ये सभी धर्मों को मानते थे, ऐसा नहीं कि बस ये किसी एक धर्म को ही मानते थे, ठीक है, ये सभी का सम्मान करते थे। और इनके स्टूडियो में क्या क्या था, तो इनकी माँ की एक फ़ोटो थी, फिर गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई जो मोगरे की फूल थी, मोगरे के फूल की जो सूखी मालाएं थी वो भी उनकी स्टूडियो में एक साथ रखी रहती थी, ऐसा लेखिका जी वर्णन कर रही हैं। और वे गणेश जी को भी पूजते थे और रविवार को सुबह सुबह चर्च भी जाया करते थे। कौन जाया करते थे, तो रज़ा साहब जाया करते थे। ठीक है, अभी आगे देखो। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, क्या कहा, अरे यह तो SS रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रहे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगी कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो अभी लेखिका जी यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, मतलब जब हम प्रदर्शनी देख रहे थे वहाँ पे, तो किसी ने कहा, क्या कहा कि अरे कौन आ गए, SS रजा है, मतलब यह तो SS रजा है। तो जो लेखिका थी वो एकदम से सावधान हो गई क्योंकि इनकी सूची में उनका भी नाम था और उन्होंने उनके पास जाकर के कहा कि रज़ा साहब आपसे बात करनी है। तो फिर वो देखते ही रह गए। जब इन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है, इसके बाद वो देखते ही रह गए और फिर उन्होंने लेखिका को उनका इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। फिर अचानक से उन्होंने लेखिका से पूछा कि आप और क्या कर लेती हैं, ऐसा उन्होंने पूछा कि अब आप और क्या करती हैं। तो लेखिका कहती हैं कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तभी वो एकदम से तुरंत खड़े हो गए और कहते हैं चलो आपका काम देखते हैं, यानी कि चलो मुझे तुम अपनी पेंटिंग दिखाओ। इनके कहने का मतलब ये था। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। फिर लेखिका जी एकदम से सोच में पड़ गई कि अरे मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, फिर जब लेखिका ने उनको बताया तो उन्होंने क्या बोला कि चलो पुणे। जब उनको बताया कि पुणे में है मेरा काम, तो उन्होंने क्या कहा, चलो पुणे चलो। ताज मतलब वो किसी भी चीज़ में आलस्य नहीं करते थे, उनको जो काम करना होता था वो तुरंत करते थे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। यानी ये लोगों ने ताज होटल के सामने से टैक्सी ले ली और तुरंत ही ये लोग कहाँ पे, सीधे पुणे की तरफ निकल पड़े और पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, मतलब उन्होंने लेखिका का काम देखा और कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। ठीक है, उन्होंने उनका काम देखा और फिर उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे आना है, पेरिस में आना है, क्योंकि आपका भविष्य क्या है, उज्जवल है, यानी आपका भविष्य बड़ा ही सुनहरा होने वाला है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और लेखिका जी यहाँ पे बोल रही हैं कि चाहे वो बात कितनी भी छोटी हो, लेकिन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी। किसके लिए, तो रज़ा साहब के लिए। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। यानी कि जो लेखक, जो रज़ा साहब थे, वो बड़े ही मन लगा करके कोई भी काम करते थे तो बड़ा ही मन लगा करके किया करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। यानी कि देखो, जैसे चित्रकार जो होते हैं, कोई पेंटिंग बिक गई तो फिर वो पेंटिंग पैक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, वो कैसे भी रख लेते हैं क्योंकि पेंटिंग तो बिक चुकी है ना। लेकिन ये पेंटिंग बिकने के बाद भी क्या किया करते थे, पैकिंग में रुचि रखते थे, यानी एकदम अच्छे से सब कुछ पैकिंग किया करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे और कोई उनकी मदद करना चाहता था कि लाओ हम भी करवा दें, तो वो उसको मना कर देते थे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे। बड़ी करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम संभाल करके अपने हाथों से वे क्या करते थे, उस पेंटिंग को मतलब पूरा पैक करते थे, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे। आगे देखो, कहते थे, क्या कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जैसे लड़की ससुराल जाती है तो उसको कैसे एकदम संभाल करके भेजा जाता है, वैसे ही वो पेंटिंग के साथ भी किया करते थे। वो क्या कहते थे, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे, खुद एकदम अच्छे से सब काम करते थे। पेंटिंग को एकदम अच्छे से पैक करना, फिर उसको लेकर के जाना, वो खुद ही किया करते थे। ठीक है, क्या कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसको अच्छे से भेजना है। जब वो किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी कि
जब वो किसी को पत्र लिखते थे या और कुछ भी लिखते थे, तो ये तो आप पूछो मत कि वो क्या लिखते थे, सब कुछ एकदम नाप तोल करके लिखते थे। यानी कौन सा शब्द कहाँ पर आना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ों का वो एकदम अच्छे से ध्यान रखते थे। और फूल इनको बहुत ही प्यारे थे, तभी तो इन्होंने भारत से लाई गई जो मोगरे के फूल की जो माला थी उसको अपने स्टूडियो में रखा हुआ था। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही गए। फिर यहाँ पे लिखिएगा जी क्या कहती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि ट्रेन लेट थी, लेकिन फिर भी रजा साहब उसी स्टेशन पे रहे और मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे तक छोड़ करके ही वे गए। यानी कि वो बड़े ही केयर मतलब ध्यान रखने वाले थे, वो किसी को भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ते थे। ठीक है, आगे देखना यहाँ पे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। फिर देखो क्या होता है, ये जो सुजाता जी हैं वो एक दिन बीमार पड़ी हुई थी, कमरे में पड़ी थी। तभी रात को 11 बजे जो रजा साहब जी थे वो इनके लिए दवा लाए और भारतीय रेस्टोरेंट का, क्योंकि ये लोग पेरिस में थे ना, तो भारतीय रेस्टोरेंट का वो उनके लिए खाना भी लेकर के आए और इनके घर वालों को फ़ोन करके कह भी दिया, क्या कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये यहाँ पर ठीक है। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। फिर यहाँ पे लेखिका जी कह रही हैं कि मैं हूँ या फिर रजा साहब, जब भी हम लोग पेंटिंग पूरी करते थे तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब क्या, उनके गुण और दोष को बताना। जैसे इन्होंने पेंटिंग दिखाई तो वो बताते थे एकदम ईमानदारी के साथ कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। ठीक है, तो दोनों जन क्या थे, समालोचक थे, यानी वो एकदम सही से बताते थे, झूठी प्रशंसा एक दूसरे की नहीं करते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ न्यूयॉर्क में साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यानी हमने क्या किया, इन जगहों पर साथ साथ में प्रदर्शनियां की, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ भी विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। यानी जो रजा साहब थे उनमें इतना स्नेह था, इसके कारण ही ऐसा था कि हम में कभी भी विवाद नहीं हुआ था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच में भी वे बहुत ही अच्छी, अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। फिर यहाँ पे लेखिका जी रजा साहब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हिंदी उर्दू तो बहुत ही अच्छी थी उनकी, लेकिन उसी के साथ साथ अंग्रेजी फ्रेंच भी वो बड़ी ही अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, यानी कि कविताएं इनको बड़ी ही अच्छी लगती थी। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, और ये हमेशा अपने पास एक डायरी भी रखा करते थे। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें, और जो भी इनको कोई सुंदर चीज़ दिखाई पड़ती तो उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। यानी जो लेखिका है सुजाता जी, इनकी एक बेटी भी थी हेलेना, तो जब वो एकदम अच्छे से हिंदी बोलती थी तो जो रजा साहब थे उनको बड़ा ही गर्व महसूस होता था, और वो हमेशा इनकी बेटी से शुद्ध हिंदी में ही बात किया करते थे। यानी रहते तो पेरिस में थे, लेकिन फिर भी ये हिंदी को नहीं भूले थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी जैसे उनमें उनकी जान अटकी रहती थी। यानी जो रजा साहब थे इनको खाने का तो बड़ा शौक था, मतलब नई नई चीज़ें खाना बड़ा पसंद करते थे, लेकिन जो भारतीय खाना होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ठीक है, इनमें तो इनकी जान अटकी रहती थी। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिय तो इनको यही 4 चीज़ें थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। फिर यहाँ पे लेखिका जी बोल रही है कि मैं हफ्ते में क्या करती थी, उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भारतीय शुद्ध शाकाहारी खाना बना करके भेजा करती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। फिर यहाँ पे लेखिका जी कहती हैं कि जब मैं रजा साहब के जो पुराने फ्रांसीसी दोस्त थे उनको ये खबर मतलब रजा साहब अब नहीं रहे हैं, जब ये खबर देने के लिए गई तो क्या हुआ
कि एक बार फिर से जब मैंने दीवारों पर रजा साहब की कृतियाँ देखी, ठीक है, मतलब दीवारों पर मुझे रजा साहब की कृतियाँ देखने का मौका मिल गया, मैं हमेशा कहती, क्या कहती, रजा साहब आप मेरे क्या है, एंजल गार्जियन है। एक तो सचमुच के गार्जियन होते हैं हमारे मदर एंड फादर, और एक तो एंजल गार्जियन जो हमको भाग्य से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखिका जी बोल रही हैं कि मैं हमेशा रजा साहब से कहा करती थी कि आप मेरे क्या हैं, एंजल गार्जियन है। तो जब वो ऐसा कहती थी तो वो मुस्कुरा देते थे, पर सन 2000 के बाद से कहते, लेकिन वो मुस्कुरा देते थे हमेशा, लेकिन सन 2000 के बाद से वो क्या कहते थे कि क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, मैं नहीं, ठीक है। सन 2000 के बाद वो बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, पालते हैं, उनका जो छोटा सा बच्चा होता है उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, यानी तब वो उसके गार्जियन होते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चा उस टाइम पे गार्जियन होता है, अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो लेखिका थी, पहले तो ये कहती थी कि रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, भाग्य के गार्जियन हैं, तब वो मुस्कुरा दिया करते थे। लेकिन सन 2000 के बाद जब ये बूढ़े हो चुके थे, तब ये क्या कहा करते थे कि अब हमारी भूमिका बदल गई, यानी अब आप मेरी एंजल गार्जियन हो, और मतलब आप मेरी क्या हो, एंजल गार्जियन हो। गार्जियन मतलब देख रेख करने वाला, है ना, हमारे पेरेंट्स कैसे हमारी देखभाल करते हैं वैसे ही, अब मैं नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट था मेरे रजा साहब यहाँ पे संपन्न हुआ, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया ये समझ आया होगा। अभी शब्द वाटिका देख लीजिए। तो करीने से मतलब तरीके से, सलीके से, समालोचक यानी गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, जिज्ञासा माने क्या होता है, उत्सुकता, और अनहोनी मतलब असंभव, न होने वाली, ठीक है, अनहोनी मतलब न होने वाली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो इसका प्रश्न और उत्तर है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 8 का हिंदी सुलभ भारती का क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसपे दबाने से ये पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहेगा वो ओपन हो जाएगा, और उस वीडियो से आप लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।